हेलो स्टूडेंट्स, आज 12वीं कक्षा के लिए क्रैश कोर्स सीरीज के अंदर हम भाग नंबर 4 आपके लिए लेके आए हैं। एथलेटिक देखभाल। ये हमारा लेसन 6 अंक का होगा। बहुत छोटा सा पार्ट है, तो इसको हम जल्दी से बिल्कुल क्लियर करेंगे। सबसे पहले एथलेटिक देखभाल। एथलेटिक का अर्थ होता है सभी प्रकार की खेल खेलने वाले, और देखभाल का मतलब केयर। तो सभी प्रकार की खेल खेलने वाले खिलाड़ियों की देखभाल कैसे की जाए, उनको चोटों से कैसे बचाया जाए। जब हम खेलते हैं, खेल के मैदान में चोटें लगना एक आम बात है, एक साधारण सी बात है। जो बच्चा चोट लगने से डर जाता है वो कभी अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकता। इसलिए बच्चों को चोटों से नहीं घबराना चाहिए। लेकिन यदि इन चोटों को उचित देखभाल, सुरक्षा और सावधानी रखा जाए तो हम इन चोटों से बच सकते हैं। एक अच्छे खिलाड़ी को यह पता होना चाहिए कि सावधानी इलाज से बेहतर होती है। एथलेटिक देखभाल हमें यह जानकारी देती है कि कैसे ग्राउंड के अंदर चोटों से बचा जाए, खेल के स्तर को कैसे सुधारा जाए। अगर खिलाड़ी की चोटों पर ध्यान नहीं दिया जाए तो खिलाड़ी का कैरियर चौपट हो सकता है। इसीलिए एथलेटिक देखभाल का खिलाड़ियों के लिए विशेष महत्व है। एथलेटिक देखभाल के क्षेत्र नंबर 1, खेल चोटें। कई बार बच्चों की नादानी व मैदान समतल न होने के कारण ये चोटें लगती रहती हैं। लेकिन अगर इनकी समय पर सुरक्षा न की जाए तो ये चोटें खतरनाक साबित हो सकती हैं। नंबर 2, पोषण तत्व। कई बच्चों को हमेशा पौष्टिक आहार लेना चाहिए ताकि उन्हें ऊर्जा की प्राप्ति हो सके। बच्चे आमतौर पर देखा गया है कि सुबह ज्यादातर बच्चे चाय पीकर आते हैं या खाली पेट आते हैं। तो चाय पीने के बाद उनके पेट में गैस बन जाती है, जिसके कारण बहुत सारी परेशानियां, चक्कर आना एक मामूली सी बात हो गई है। इसलिए बच्चों को सुबह दलिया और दूध की सलाह दी जाती है ताकि उन्हें उचित कार्बोहाइड्रेट्स और दूध के कारण वसा, प्रोटीन, ये सभी तत्व, जिससे ऊर्जा मिल सके, उन्हें थकान अनुभव ना हो। अवस्था में, किशोरावस्था में विशेषकर बच्चों को पौष्टिक भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पौष्टिक भोजन से ही सभी अंगों का समुचित विकास होता है। अगर सभी अंगों को समुचित भोजन नहीं मिलेगा तो उनका जो विकास है वो रुक जाता है। नंबर 3 है प्रशिक्षण विधियां। कई बार बिना प्रशिक्षण लिए भी बच्चे खेलते हैं तो वहां पर भी चोटें लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा खेल विधियों के तहत खेल नियमों की जानकारी लेकर ही हमें खेलना चाहिए ताकि चोटें से बचा जा सके। रगड़ या खरोंच क्या है? रगड़ या खरोंच किसे कहते हैं? रगड़ या खरोंच से क्या अभिप्राय है? रगड़ या खरोंच त्वचा की एक मामूली सी चोट है। कारण रगड़ हमें क्यों लगती है? पक्के फर्श पर गिरने से या ज्यादा टाइट जूते पहनने से हमें रगड़ हो सकती है हमारी त्वचा पर। इसके लक्षण हमें पता कैसे चलेगा? जलन व दर्द होता है और खून निकलने लगता है। इसका बचाव कैसे करेंगे? बचाव के उपाय या हमें सावधानी, हमें क्या क्या रगड़ व खरोंच से बचने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां अपनानी चाहिए? नंबर 1, पूरी बाजू के सूती कपड़े पहनेंगे। नंबर 2, उबड़ खाबड़ मैदान में कभी नहीं खेलना चाहिए। नंबर 3, एक और विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 3 है हमेशा अच्छी क्वालिटी का सामान प्रयोग करना चाहिए। अगर खरोंच लग गई है तो उसका इलाज कैसे करेंगे? डिटॉल से घाव को साफ कर लें और उसके ऊपर पट्टी बांध लें। जोड़ उतरना किसे कहते हैं? हड्डियों का जोड़ से हट जाना, हड्डियों का जोड़ से हट जाना जोड़ उतरना कहते हैं। कुश्ती, कबड्डी, जिन गेमों में ज्यादा जोर लगता है उनके अंदर ये प्रॉब्लम आती है। फ्रैक्चर या टूट, किसी हड्डी का टूटना, फिसलना या उसमें दरार पड़ जाना फ्रैक्चर कहलाता है। कंट्यूशन, इसे अंदरूनी चोट भी कहते हैं या गांव की भाषा में इसे
नील पड़ना भी कहते हैं। यह मांसपेशियों की चोट होती है। 1 नंबर का भी आ सकता है कंट्रीब्यूशन। यह मांसपेशियों की चोट होती है। अगर मुक्का या खेल उपकरण शरीर को लग जाए तो शरीर पर एक नीला निशान हो जाता है, जिसे कंट्यूशन कहते हैं। पिछली बार भी ये पेपर में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों प्रश्नों को याद कर लें। इनके बचाव, सावधानियां, इलाज, लक्षण मैं पहले ही बता चुका हूं। सेम वही जो पीछे वाले मोच वाले में थे, सेम वही इसी के अंदर भी वही लिखने हैं आपको। एक खिलाड़ी के लिए PRIC प्राइस मोच थेरेपी का विशेष महत्व होता है। हर बच्चे को, हर खिलाड़ी को इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि खेलने वाले खिलाड़ी को चोट लगना एक आम बात है। जोड़ों पर मोच आना एक सिंपल सी बात है। खिलाड़ी को ये समय समय पर चोटें लगती रहती है। अगर समय पर इनका इलाज नहीं किया जाए तो ये खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए सभी बच्चों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। स्प्रेन, बोन प्लस बोन, हड्डी और हड्डी, जब 2 हड्डियां आपस में मिलती है उस स्थान को लिगामेंट कहते हैं। स्ट्रेन, मसल, मांसपेशी और हड्डी जिस स्थान को मिलते हैं, जिस स्थान पर मिलते हैं उसे टेंडन या टिश्यू कहते हैं। तो पी प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का अर्थ है सुरक्षा। जहां पर मोच आई है हमें उस स्थान की सुरक्षा करनी चाहिए। अगर उसी स्थान पर दोबारा से चोट लग गई तो वह हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकती है। R4 है रेस्ट। मोच आने के बाद में जितना विश्राम करेंगे, जितना उस स्थान को आराम देंगे, उतना हमें रिलैक्स अनुभव होगा, उतनी ही हम जल्दी ठीक होंगे। आई से आइस का अर्थ होता है बर्फ। मोच वाले स्थान पर बर्फ लगाने से भी उसको आराम मिलता है, लेकिन बर्फ आपको सीधे नहीं लगानी है, बर्फ किसी कपड़े में लपेट कर लगाने से ज्यादा फायदा होता है। C फॉर कंप्रेशन, कंप्रेशन का अर्थ है दबाव। मोच वाले स्थान पर पट्टी बांध कर भी आप उसका इलाज कर सकते हैं, इससे आराम मिलेगा। E फॉर एलिवेशन, एलिवेशन का अर्थ है ऊंचा उठाना या सहारा देना। आपको मोच वाले स्थान को हृदय से ऊपर उठाना है ताकि खून का दबाव ज्यादा बने और उसको आराम मिले। आप किसी तकिया या किसी कपड़े का सहारा भी ले सकते हैं। प्राथमिक चिकित्सा या प्राथमिक सहायता किसे कहते हैं, इसे क्या अभिप्राय है? ये किसी ग्रुप में आ सकता है। ये 6ठी से लेकर 12वीं तक सभी क्लासों के अंदर मुख्य सिलेबस है। इसका अर्थ वह सहायता जो जख्मी मानव को घटना स्थल पर डॉक्टर के आने से पहले नियमानुसार दी जाए, उसे प्राथमिक सहायता कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं खिलाड़ी को चोट लगने से तत्काल सहायता देना। जब खिलाड़ी को चोट लगती है तो उसे डॉक्टर के पास ले जाने में जितना समय लगता है, उसके बीच में हम जो भी उसकी मदद करते हैं, बातचीत के माध्यम से या उसके हाथ रगड़कर, अगर चोट लग गई है तो रुमाल वगैरह से पट्टी बांधकर जो भी हेल्प की जाती है, उन सभी को प्राथमिक सहायता कहते हैं। प्राथमिक सहायता का महत्व व उपयोगिता क्या है? बच्चों जैसे देखते हैं आजकल स्कूलों में, कॉलेजों में, सड़कों पर यातायात के साधनों की भरमार हो गई है। अधिक जनसंख्या के कारण मशीनरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो कहीं पे भी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए हर जगह पे डॉक्टर का पहुंचना संभव नहीं है। इसलिए हर किसी को प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इससे नंबर 1 रोगी की जान बच जाती है तुरंत सहायता मिलने से। नंबर 2 डॉक्टर का कार्य आसान हो जाता है, आपसी सहयोग की भावना बढ़ जाती है। सहायक के कर्तव्य क्या क्या हैं या उसके सिद्धांत क्या क्या हैं या उसके नियम क्या क्या हैं? सबसे पहले रोगी के घाव से निकल रहे खून को रोकना चाहिए। नंबर 2 सबसे पहले जरूरी चोट पर ध्यान देना चाहिए। के चारों तरफ भीड़ इकट्ठी बिल्कुल न होने देना चाहिए। डॉक्टर के पहुंचने तक उसकी बातों में उसको लगाए रखना चाहिए। उसका हौसला कभी भी कम नहीं होने देना चाहिए।
अगर रोगी ने जहर पी लिया है तो उसे उल्टी करवाने का प्रयास करना चाहिए ताकि उल्टी के माध्यम से सारा जहर निकल जाए। अगर रोगी को सांप या बिच्छू ने काट लिया है तो काटे गए स्थान पर कपड़ा बांध देना चाहिए ताकि जहर सारे शरीर में ना फैले। अगर रोगी पानी में डूब गया है तो उसे निकालकर पेट के बल लटाकर सारा पेट का पानी को निकाल देना चाहिए और जब तक डॉक्टर के पास ना जाए उसे बातों में लगाए रखना चाहिए, उसे बेहोश नहीं होने देना चाहिए। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। एक प्राथमिक सहायक किसी भगवान से कम नहीं होता। एक प्राथमिक सहायक के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए? एक प्राथमिक सहायक बुद्धिमान और चुस्त होना चाहिए ताकि जल्दी से रोगी को संभाल सके। वह सहनशील और विनम्र होना चाहिए ताकि जल्दी से क्रोधित न हो और भावनाओं को समझ सके। प्राथमिक सहायक निपुण व सूझवान होना चाहिए। उससे उसके बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार रोगी की जान बचाई जा सकती है। वह स्पष्ट निर्णय लेने वाला होना चाहिए क्योंकि एक एक सेकंड रोगी के लिए कीमती होता है। सहायता करने वाले को मजबूत दिल का होना चाहिए। उसे लास्ट समय तक रोगी की सहायता करनी है। उसे रोगी की हर हालत में जान बचानी है। उसे बातों में लगाए रखना है। उसे बेहोश नहीं होने देना है। उसका हौसला कम नहीं होने देना है।